जी, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है? बहुत पैसे लगे होंगे ना? मैं उसकी तरफ देखता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। फांग येकिन फिर हंसने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये सब तो मैं खरीद भी नहीं सकती। उसकी आंखें बार बार उन महंगे कैटरिंग ट्रकों की तरफ जा रही हैं। फिर फांग येकिन धीरे से अपनी आवाज़ नरम करती है, वैसे मुझे पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अमीर हो या नहीं, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसता हूँ। ये औरत कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ तुरंत करीब आने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी तेज आवाज में बोलता है, सर, आपकी 500 टेबल का खाना पूरी तरह डिलीवर हो चुका है। आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं डिलीवरी वाले लोगों से कहता हूँ, तुम लोगों ने मेहनत की, धन्यवाद। फिर मैं सामने रखे खाने को देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, 500 टेबल का खाना देखने में ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन हॉट पॉट बेस और हुआनन वेयर हाउस का सामान मिलाकर देखा जाए तो ये मुझे 10 साल से भी ज़्यादा चला सकता है। मेरे दिमाग में पिछली ज़िंदगी की तस्वीरें घूमने लगती हैं। मैं सोचता हूँ, जब प्रलय आएगा तब यही लोग एक एक्सपायर खाने के पैकेट के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। मैं ठंडी नज़र से आसपास देखता हूँ, लेकिन उस समय सिर्फ मैं आराम से खाना खा रहा हूँगा। तभी मेरा फ़ोन बजता है। मैं कॉल उठाता हूँ। दूसरी तरफ से आदमी कहता है, जानलॉन्ग सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ। आपने जो चीज़ें मांगी थी उनका इंतज़ाम हो गया है। मैं तुरंत पूछता हूँ, क्वालिटी कैसी है? वो आदमी जवाब देता है, माल बेहतरीन है, बस कीमत थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। मैं बिना सोचे कहता हूँ, अगर क्वालिटी अच्छी है तो पैसे कोई समस्या नहीं है। वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं खुद सामान लेकर आऊँगा। फिर वो आगे बोलता है, और आपका सेफ हाउस भी लगभग तैयार है, कल से काम शुरू हो जाएगा। मैं धीरे से कहता हूँ, अच्छा। कॉल कट जाती है। मैं फ़ोन नीचे रखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, कल पहले सुपरमार्केट के गोदाम जाना होगा। मैं होनान वेयरहाउस के अंदर खड़ा होकर चारों तरफ देखता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, यहाँ सिर्फ खाना नहीं है, यहाँ हर तरह का सामान है, कपड़े, पानी, रोज़मर्रा की चीज़ें, प्रलय में जिंदा रहने के लिए जो चाहिए सब यहाँ मौजूद है। मैं अपनी मुट्ठी कसता हूँ। प्रलय आने से पहले मुझे यहाँ का सारा सामान अपने स्पेस में डालना होगा, लेकिन तभी मुझे एक कमी याद आती है। मैं सोचता हूँ, बस एक चीज़ कम है, खास दवाइयाँ। फिर अचानक मुझे कुछ याद आता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। अच्छी बात यह है कि बगल में ही मेडिकल कंपनी का गोदाम है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ और मैनेजर जो को ढूंढता हूँ। मैं कहता हूँ, मैनेजर जो, मुझे कुछ खास दवाइयाँ चाहिए। हम दोनों गोदाम संभालते हैं, थोड़ा मदद कर दीजिए। मैनेजर जो तुरंत सिर हिलाकर कहता है, छोटे जान, मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन गोदाम का हर सामान रिकॉर्ड में जाता है, ये आसान नहीं है। मैं थोड़ा आगे झुककर कहता हूँ, अगर दवाइयाँ मिल जाएं तो मैं मार्केट रेट से दोगुना पैसा दूंगा। ये सुनते ही मैनेजर जू की आंखें बदल जाती हैं। वो तुरंत कहता है, दोगुना? मैं कहता हूँ, हाँ, बस माल मेरे पास पहुंचना चाहिए। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो हंस देता है, ठीक है, डील पक्की। मैं मन ही मन सोचता हूँ, पैसे सच में हर दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर मैं अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में जाता हूँ। मैं कहता हूँ, सर, मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए। गांव में मेरे परिवार के एक बुजुर्ग का देहांत हो गया है। मेरा मैनेजर बिना ज़्यादा पूछे हाथ हिलाकर कहता है, ठीक है, ठीक है, छुट्टी मंजूर है। मैं तुरंत मुस्कुराकर कहता हूँ, बहुत धन्यवाद सर, आप तो मेरे भगवान निकले। जोपेंग हाथ में 2 टिकट लेकर यूकिंग के पास जाता है और कहता है, यूकिंग, मेरे पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट हैं, चलो साथ में चलते हैं। यूकिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, धन्यवाद जोपेंग, लेकिन उस रात मेरा पहले से किसी दोस्त के साथ प्लान है। सच में बहुत अफसोस है। जोपेंग मजबूरी में सिर हिलाता है, ठीक है। उसी समय पीछे से कोई ताना मारते हुए कहता है, वाह जांगी, तुम तो बड़े आदमी निकले। वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोलता है, एक मर्द होकर तुम औरत से सामान उठवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उसकी तरफ देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो आदमी फिर कहता है, यूकिंग आज सुबह से कमर दर्द की शिकायत कर रही है और तुम फिर भी उससे काम करवा रहे हो। आसपास खड़े लोग भी हमारी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ, इन लोगों को अभी भी लगता है कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। यूकिंग जल्दी से बीच में आकर कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा भारी सामान उठाते समय मेरी कमर मुड़ गई थी। वो माहौल शांत करने की कोशिश करती है। तभी जोपेंग मेरी तरफ देखकर कहता है, कम से कम इलाज के लिए कुछ पैसे तो दो, 500 रुपये दे दो उसे। मैं सीधे उसकी तरफ देखकर जवाब देता हूँ, सामान उठाने की बात उसने खुद कही थी, मैंने उससे मदद मांगी ही नहीं। फिर मैं ठंडी आवाज़ में कहता हूँ, और तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? जोपेंग मेरी आवाज़ सुनकर थोड़ा पीछे हटता है। वो कहता है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बस बात कर रहा था। फिर वो यूचिंग की तरफ मुड़कर कहता है, तुम आगे से इससे थोड़ा दूर ही रहना। मैं मन ही मन हंसता हूँ। इसे लग रहा है कि वो कोई हीरो बन रहा है। उधर यूकिंग मुझे चुपचाप देख रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, जांग ही शायद सच में कोई अमीर घर का लड़का है, नहीं तो इतना दबदबा कैसे हो सकता है। फिर वो तुरंत अपने मन में फैसला करती है, मुझे इसे अच्छे से पकड़ कर रखना होगा। कुछ देर बाद वो मेरे पास कॉल करती है, जांग जी, तुम आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फ़ोन पर यूकिंग मुझसे पूछती है, जांगी, तुम आजकल बहुत अजीब हो गए हो।
पहले सामान जमा करना फिर घर की मरम्मत, क्या सच में कुछ होने वाला है? मैं उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचता हूँ, लगता है इसे थोड़ा शक होने लगा है। लेकिन फिर मैं खुद से कहता हूँ, तो क्या हुआ, अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फ़ोन पर यूकिन फिर कहती है, हम दोनों की बात भी पहले से बहुत कम हो गई है, मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा है। मैं शांत आवाज़ में जवाब देता हूँ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं कॉल ख़त्म कर देता हूँ। कुछ दिन बाद मैं अपने कमरे में खड़ा होकर सामने रखा सुरक्षा सामान देखता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, सिर्फ कुछ दिनों में ही सुरक्षा सिस्टम तैयार हो गया। मैं उन बुलेट प्रूफ प्लेट्स और सुरक्षा गियर को देखते हुए सोचता हूँ, सही लोगों को ढूंढना बेकार नहीं गया। तभी डोरबेल बजती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। डिलीवरी वाला आदमी कहता है, सर आपका पार्सल, कृपया चेक कर लीजिए। मैं कहता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। मैं सारे बॉक्स अंदर रखकर खोलता हूँ। अंदर अलग अलग दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई भरी होती हैं। मैं बॉक्स गिनते हुए सोचता हूँ, दवाइयाँ 5 हिस्सों में भेजी गई। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, लगता है जो हैरन बस इतना ही इंतजाम कर पाया। फ़ोन पर मैनेजर चंद मुझसे कहता है, जांगी आपका सेफ हाउस पूरी तरह तैयार हो चुका है, आप आज आकर निरीक्षण कर सकते हैं। मैं तुरंत वहां पहुंचता हूँ। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर का पूरा सेटअप देखकर कुछ सेकंड चुप रह जाता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, सच में ये लोग देश की टॉप सिक्योरिटी कंपनी है। जानमांग सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर मेरे साथ चलते हुए कहता है, हमने आपकी मांग के अनुसार पूरे घर में 200 मिलीमीटर मोटी एलॉय प्लेट्स लगाई हैं। मैं दीवारों को हाथ लगाकर देखता हूँ। वो आगे कहता है, आपने फायरप्लेस मांगा था, इसलिए हमने हाई लेवल हीटिंग सिस्टम भी लगाया है। इससे 99.9% तापमान अंदर सुरक्षित रहेगा। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। फिर मैनेजर चैन मुझे वेंटिलेशन सिस्टम दिखाते हुए कहता है, पूरा एयर सिस्टम मिलिट्री ग्रेड है, सभी पाइपलाइन और बाहरी हिस्से बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट रेसिस्टेंट है। मैं अंदर ही अंदर संतुष्ट महसूस करता हूँ। फिर वो मुझे मॉनिटर रूम में ले जाता है। दीवार भर स्क्रीन चमक रही होती है। वो कहता है, और सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग में मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ। मैनेजर चेन आगे कहता है, कुल 300 कैमरे लगाए गए हैं, आप हर फ्लोर और हर कोने पर नज़र रख सकते हैं। मैं कुछ देर सब देखकर कहता हूँ, तुम लोगों ने उम्मीद से बेहतर काम किया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, आपको संतुष्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर वो कहता है, अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया 3 महीने के अंदर बाकी भुगतान पूरा कर दीजिए। मैं बिना हिचक जवाब देता हूँ, ज़रूर। मैं अपने सेफ हाउस के अंदर खड़ा होकर चारों तरफ देखता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, कुछ ही दिनों में प्रलय शुरू हो जाएगा और उस समय ये बाकी पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं हल्का सा हंसता हूँ। सिर्फ 1 करोड़ एडवांस देकर मैंने करोड़ों का सेफ हाउस बनवा लिया। फिर अचानक मैं रुक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, नहीं, अभी भी एक चीज़ रह गई है। और यही पल मुझे याद आता है, पानी। मैं तुरंत गंभीर हो जाता हूँ। प्रलय में सबसे ज़रूरी चीज़ खाना नहीं, पानी होगा। मेरे दिमाग में पिछली ज़िंदगी की यादें घूमने लगती हैं। मैं सोचता हूँ, जब बर्फीली तबाही आएगी तब हर जगह मोटी बर्फ जम जाएगी। लोगों को बर्फ तोड़कर पानी निकालना पड़ेगा। मैं अपनी मुट्ठी कसता हूँ। उस समय बाहर का तापमान -170 तक चला जाएगा। बाहर कुछ मिनट रहना भी मौत जैसा होगा। मैं तुरंत फैसला करता हूँ, मुझे अभी से बहुत सारा पानी जमा करना होगा। कुछ देर बाद मैं पानी के बड़े कंटेनर मंगवाना शुरू कर देता हूँ। तभी अंकल यूं मुझे देखकर पूछते हैं, छोटे जांग, तुम इतना सारा पानी क्यों खरीद रहे हो? मैं उनकी तरफ देखता हूँ। अंकल यूं फिर कहते हैं, अगर किसी चीज़ में मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं हाथ बटा दूंगा। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ। पिछली जिंदगी की याद मेरे दिमाग में आती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, उस समय जब बाकी लोग जानवर बन चुके थे तब अंकल यू उन गिने चुने अच्छे लोगों में से थे जिन्होंने आखिर तक इंसानियत नहीं छोड़ी। मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, अंकल यू, मुझे अंदर की खबर मिली है। वो हैरानी से पूछते हैं, किस बात की? मैं धीरे से जवाब देता हूँ, इस साल मौसम बहुत असामान्य है, ये सर्दी सामान्य नहीं होने वाली। मैं अंकल यू से कहता हूँ, आप भी थोड़ा सामान जमा कर लीजिए। अंकल यू हैरानी से पूछते हैं, छोटे जान ये बात सच है? खबर भरोसेमंद है क्या? मैं गंभीर आवाज में जवाब देता हूँ, इस बार की सर्दी बहुत खराब होने वाली है। फिर मैं सामने रखी पानी की बोतलों और सामान की तरफ इशारा करके कहता हूँ, मैं इतना सामान जाक में नहीं खरीद रहा, आप भी थोड़ा इंस्टेंट नूडल्स और मिनरल वाटर जमा कर लीजिए। अंकल यू कुछ सेकंड सोचते हैं, फिर सिर हिलाकर कहते हैं, मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, अगर तुम कह रहे हो तो थोड़ा सामान रख लेना बुरा नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे छोटे जांग, ऐसी बातें बाहर मत करो, लोग तुम्हें अफवाह फैलाने वाला समझेंगे। वो आदमी आगे कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिपोर्ट कर दे और फिर तुम्हें पूछताछ के लिए उठा ले जाए। दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, इसे मत सुनो, ये पिछले कुछ दिनों से पागलों की तरह सामान खरीद रहा है, घर तुड़वा रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैं उनकी तरफ देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी अंकल यू उन लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, ऐसा मत बोलो, छोटे जान अच्छा लड़का है, वो दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। मैं शांत आवाज़ में कहता हूँ, जो बताना था मैं बता चुका। फिर मैं उन सबकी तरफ देखकर कहता हूँ, अब विश्वास करना या नहीं करना वो तुम लोगों की मर्जी है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, अब अगले कुछ दिनों में मुझे सिर्फ एक काम करना है। मैं अपनी मुट्ठी कसता हूँ। मेरे पास जितना भी पैसा बचा है उसका एक एक रुपया खर्च करना होगा।
मेरी नज़र हथियारों पर जाती है। माचिटे, कुल्हाड़ी, क्रॉसबो। मैं सोचता हूँ सिर्फ सामान जमा करने से कुछ नहीं होगा। मैं हथियार उठाकर लगातार अभ्यास करना शुरू करता हूँ। वार करना, बचाव करना, तेजी से हमला बदलना। हर प्रैक्टिस के साथ मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की मौतें घूमती रहती हैं। मैं खुद से कहता हूँ इस बार मैं डरूंगा नहीं। जो लोग प्रलय से डरते हैं वही सबसे पहले मरते हैं। कुछ देर बाद मैं रुकता हूँ और अचानक मुझे एक पुरानी बात याद आती है। मैं सोचता हूँ पिछली जिंदगी में गोदाम के बड़े अधिकारियों को पहले ही प्रलय की खबर मिल गई थी। उन्होंने चुपचाप बहुत सारा सामान गायब कर दिया था। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। मैं सामने फैले विशाल गोदाम को याद करता हूँ। इतना बड़ा गोदाम, यहाँ की सप्लाई किसी छोटे शहर को कई साल चला सकती है। फिर मैं तुरंत फैसला करता हूँ। मैं आखिरी दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पहले ही कदम उठाना होगा। उस रात मैं गोदाम पहुंचता हूँ। बाहर कड़ाके की ठंड चल रही होती है। मैं हाथ में चाय लेकर मजदूरों की तरफ जाता हूँ और कहता हूँ, सब लोग मेहनत कर रहे हो, पहले थोड़ी चाय पी लो। एक आदमी तुरंत कप पकड़ कर कहता है, अरे मैनेजर जान, आपने तो सही समय पर चाय ला दी। दूसरा आदमी अपने हाथ रगड़ते हुए कहता है, सच में अंदर सामान उठाते उठाते शरीर गर्म रहता है, लेकिन बाहर आते ही हाथ सुन्न हो जाते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी योजना गिन रहा हूँ। मैं सोचता हूँ मैं जानबूझकर आज जल्दी वापस आया। अगर आज गोदाम में कुछ होता है तो शक सीधे मुझ पर नहीं जाएगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटता हूँ। मेरे पैरों में अब पहले से बड़े साइज के जूते हैं, हाथों में मोटे दस्ताने। मैं मन ही मन कहता हूँ कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना है। फिर मैं कंट्रोल रूम की तरफ देखता हूँ। सारे कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम पहले ही बंद किए जा चुके हैं। मैं धीरे धीरे गोदाम के अंदर बढ़ने लगता हूँ। मैं धीरे धीरे गोदाम के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचता हूँ। फिर मैं बिना समय बर्बाद किए अपना स्पेस खोल देता हूँ। मेरे सामने रखा सामान एक एक करके गायब होने लगता है। मैं मन ही मन गिनता जाता हूँ। ड्रिंक्स, ईंधन, खाना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो भी मेरी नज़र में आता है मैं सब अपने स्पेस में डालता जाता हूँ। मैं सोचता हूँ वैसे भी प्रलय आने के बाद ये चीज़ें आम लोगों तक कभी नहीं पहुँचेंगी, तो इन्हें छोड़ने का कोई मतलब नहीं। मैं खुद से कहता हूँ बेहतर है ये सब मेरे काम आए। तभी मेरी नज़र एक कोने पर पड़ती है। मैं रुक जाता हूँ। ये क्या है? मैं तेज़ी से उस तरफ जाता हूँ। मेरे सामने कई बड़े बॉक्स रखे होते हैं। मैं एक बॉक्स खोलता हूँ और मेरी आंखें चमक उठती हैं। ठंड से बचाने वाले सूट। मैं तुरंत पहचान जाता हूँ, ये इस साल की नई टेक्नोलॉजी है। मैं सूट को हाथ में लेकर सोचता हूँ पिछली ज़िंदगी में बर्फीले प्रलय के बाद यही सबसे कीमती चीज़ों में से एक बन गया था। सुना था ये -100 डिग्री से भी नीचे का तापमान सह सकता है। फिर मेरी नज़र दूसरे बॉक्स पर जाती है और ये कोल्ड रेसिस्टेंट स्लीपिंग बैग। मैं तुरंत कहता हूँ ये भी ले जाऊंगा। एक एक करके सारे बॉक्स मेरे स्पेस में गायब होने लगते हैं। पूरा गोदाम धीरे धीरे खाली होता जाता है। कुछ देर बाद मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। आखिरकार काम खत्म हुआ। मैं पीछे मुड़कर खाली पड़े विशाल गोदाम को देखता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। सुबह होने के बाद गोदाम के ऑफिस में अचानक हड़बड़ी मच जाती है। एक कर्मचारी भागते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, मैनेजर, मैनेजर, जल्दी उठिए, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। नींद में डूबा सुपरवाइजर गुस्से में उठता है। क्या हुआ? वो कर्मचारी कांपती आवाज में कहता है, गोदाम गोदाम पूरा खाली हो गया है। सुपरवाइजर की आंखें फैल जाती हैं। क्या मतलब खाली हो गया? कर्मचारी हाँफते हुए बोलता है, सारा सामान गायब है, एक भी चीज नहीं बची। गोदाम के अंदर पूरी अफरा तफरी मच जाती है। एक कर्मचारी घबराकर चिल्लाता है, ये आखिर हुआ क्या है? गोदाम का इतना सारा सामान कहाँ गया? दूसरा आदमी जल्दी से बोलता है, हाँ, यहाँ का सामान अगर बड़े ट्रकों से भी ले जाया जाता तो कई दिन लग जाते। एक और कर्मचारी खाली पड़े रैक देखकर कांपती आवाज में कहता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सिर्फ 2 घंटे में गायब हो गया। ऑफिस के अंदर सबके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं। एक सुपरवाइजर जोर से कहता है, यह मामला बहुत अजीब है, जल्दी ऊपर वालों को खबर करो। सब लोग तुरंत फोन मिलाने लगते हैं। उधर मैं अपने सेफ हाउस में शांत बैठा हूँ। फोन पर लगातार हड़बड़ाई आवाजें आ रही हैं। एक आदमी कहता है, हॉलान वेयर हाउस का पूरा सामान गायब हो गया। दूसरा आदमी चिल्लाकर कहता है, इतना बड़ा गोदाम 2 घंटे में खाली कैसे हो सकता है? फोन पर घबराहट बढ़ती जाती है। अब क्या करेंगे? मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ चाहे वो लोग जितनी भी जांच कर लें उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे सिर्फ घर में रहकर इंतजार करना है। कुछ दिन बाद आया, टीवी और मोबाइल पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट आने लगते हैं। 12 दिसंबर, गामा रेडिएशन के प्रभाव से वैश्विक तापमान तेजी से गिर रहा है। सभी नागरिक सावधानी बरतें, गर्म रहें और जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। मैं स्क्रीन को देखते हुए धीरे से कहता हूँ, आखिरकार ये शुरू हो गया। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद पूरे शहर की बिजली अचानक झपकती है। फिर धड़ाम, बाहर कहीं बहुत जोरदार आवाज गूंजती है। मैं तुरंत खिड़की की तरफ मुड़ता हूँ और अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि बाहर गिरती पहली बर्फ सामान्य बर्फ नहीं थी। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी। ग्रुप में लोग इस अचानक बदले मौसम को लेकर बातें करने लगे।
किसी ने कहा, ये कैसा मौसम है यार, टेम्परेचर तो -10 डिग्री से भी नीचे चला गया है, लगता है कल तक सड़कें पूरी तरह बर्फ से जम जाएंगी। फिर काम पर कैसे जाएंगे? किसी और ने जवाब दिया, इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, कल तो सीधी छुट्टी मिल जाएगी। एक व्यक्ति खुशी से बोला, साउथ से होने की वजह से मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ग्रुप के मैसेजेस पढ़कर चुप रहा। मैंने सोचा उन्हें अभी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मौसम लगातार और ठंडा होता जाएगा, ये बर्फ रुकने वाली नहीं थी। दुनिया जल्द ही आइस एज अपोकलिप्स में प्रवेश करने वाली थी। मैं अपने सेफ हाउस में आराम से बैठा था। बाहर की ठंड लगातार बढ़ रही थी, लेकिन मेरे पास पहले से जमा किया हुआ सामान था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अभी सुबह सुबह मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया और पूछा, इतनी सुबह फ़ोन क्यों किया? फ़ोन पर लिवलान थी। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, झांगी, आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तुमने पहले से इतना सामान जमा कर रखा था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि तापमान अचानक गिरने वाला है? मैं मन ही मन सोचने लगा, लगता है इसे कुछ शक होने लगा है। फिर मैंने शांत आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे बस एक दोस्त से इसके बारे में सुनने को मिला था। मुझे भी नहीं लगा था कि ठंड इतनी खतरनाक हो जाएगी। मेरी बात सुनकर लिवलान नाराज़ हो गई। उसने कहा, झांगी, तुम भी कमाल हो, ऐसी बात मुझे पहले बता देते। तुम्हारी वजह से मैं इतनी ठंड में फंस गई। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, वाह, खुद कोई तैयारी नहीं की और दोष मुझे दे रही है। मुझे उससे और बहस करने का कोई मतलब नहीं लगा, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। उधर लिवलान और भी भड़क गई। वो गुस्से में बोली, झांगी, तुमने मेरी बेइज्जती की और फ़ोन भी काट दिया। रुको, मैं तुम्हें इसका हिसाब ज़रूर दूंगी। फ़ोन कटने के बाद मैंने टीवी चालू किया। टीवी पर न्यूज़ एंकर बता रहा था, एक शक्तिशाली ठंडी हवा के असर से पूरी दुनिया में तापमान तेज़ी से गिर रहा है। मौसम विभाग इस घटना की जांच कर रहा है। लोग से अपील की जाती है कि गर्म रहें, ज़रूरी न हो तो घर से बाहर ना निकलें, अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर सामान खरीदने की कोशिश न करें। कृपया सरकारी निर्देशों का इंतजार करें। न्यूज़ सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ये ठंड अभी और भी खतरनाक होने वाली है। मैंने सोचा, कल तापमान अभी भी 5 डिग्री था, लेकिन आज सीधा -65 डिग्री पहुंच गया है। सब कुछ बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही हो रहा है। तभी मेरा फ़ोन फिर बज उठा। मैंने देखा कि कॉल लिवलान की थी। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, लिवलान ने नाराज़गी से कहा, झांगी, तुमने अचानक मेरा फ़ोन क्यों काट दिया? फिर उसने बेचारगी दिखाते हुए कहा, बाहर बहुत बर्फ़ पड़ रही है, मैं घर से निकल भी नहीं सकती। तुमने पहले इतना सारा खाना स्टोर किया था ना, क्या तुम मुझे थोड़ा सा उधार दे सकते हो? बर्फ़ रुकने के बाद मैं सब वापस कर दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने सोचा, ये लड़की सच में बेवकूफ़ नहीं है। इसे पता है कि इतनी भारी बर्फबारी के बाद खाने पीने की चीज़ों की कीमत आसमान छूने वाली है, इसलिए ये अभी से मेरे पास मदद मांगने आ गई है। मैंने फिर सोचा, लेकिन इस बार तुम मुझसे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगी। मैंने जानबूझकर दुखी बनने का नाटक किया और कहा, अरे, ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मेरे घर का भी लगभग सारा राशन खत्म हो चुका है। इतना कहकर मैंने उसे एक फ़ोटो भेज दी। फ़ोटो में आज सुबह का मेरा नाश्ता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज सुबह मैंने बस एक साधारण सा स्टेक बनाया था। असल में वो कोई साधारण स्टेक नहीं था, वह सबसे महंगे टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ का स्टेक था और उसके साथ कई लाख रुपए की रेड वाइन रखी हुई थी। उधर फोटो देखते ही लिवलान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से कहा, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, फिर झांगी पर इस भयानक ठंड का कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? फोटो में गर्मागर्म स्टेक और महंगी वाइन देखकर उसका चेहरा जलन से भर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं यहाँ ठंड से मरने वाली हूँ और झांगी वहाँ राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। मैंने जानबूझकर उसे अपनी शानदार नाश्ते की फोटो भेजी और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद लिवलान ने मीठे आवाज में कहा, वाह, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी स्टेक खाना है और रेड वाइन पीनी है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा, अब शायद इसे समझ आ गया होगा कि मैं इसकी मदद करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर इसे कुछ चाहिए तो ये सीधे मांगने के बजाय किसी न किसी तरह हासिल करने की कोशिश करेगी। तभी उसके अगले मैसेज आए। उन्हें पढ़ते ही मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा, वाह लिवलान, तुम अभी भी नहीं सुधरी। उधर लिवलान मेरी फोटो देखकर गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने दांत पीसते हुए सोचा, झांगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ ठंड और भूख से परेशान हूँ और तुम मेरे सामने आराम से स्टेक और रेड वाइन का मजा ले रहे हो। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जबकि मैं अपने गर्म और सुरक्षित घर में आराम से बैठा था। मैंने खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं अपने घर में था तभी सोसाइटी के डायरेक्टर का मैसेज आया। उसने कहा, सभी लोग घबराएं नहीं, ये सिर्फ तापमान गिरने की वजह से हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा। कोई भी राशन जमा करने या सामान खरीदने की होड़ न लगाए, हमारी कमेटी सभी की मदद करेगी। उसकी बात सुनकर एक निवासी ने कहा, लेकिन इतनी बर्फ पड़ रही है, अगर घर में थोड़ा राशन भी न रखा तो हम क्या खाएंगे? दूसरे निवासी ने कहा, हम तो बस कुछ सब्जियां और ज़रूरी सामान खरीदना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? डायरेक्टर नाराज होकर बोली, तुम लोग ऐसा करके हमारे लिए और परेशानी पैदा कर रहे हो। अगर सब लोग सामान जमा करने लगेंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, जो भी राशन जमा करके लोगों में डर फैलाने की कोशिश करेगा, मैं उसकी शिकायत करूंगी। इसके बाद उसने अचानक मेरा नाम ले लिया। उसने कहा, झांगी को ही देख लो, इसने पहले से ही घर में बहुत सारा सामान जमा कर रखा है, ये बिल्कुल गलत उदाहरण है। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, अब हालात गंभीर हैं,
अगर मुझे दोबारा किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा मिला तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस